Once again, welcome to all of you on this YouTube channel. And today topic is the relation and function, the very important topic for class 12th as well as IIT JEE. Okay, relation and function. This is one of the important topic for class 12th, 11th and 12th as well as ठीक है IIT JEE. ये जो टॉपिक है तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रिलेशन फंक्शन आपका क्लास 12th में जो है वहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको IIT JEE में यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर हम फंक्शन पे अप्रोच करेंगे। तो अगर रिलेशन की हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल पहले ये समझिए रिलेशन अगर बात करें तो मिनिमम 2 लोगों का होना आवश्यक है। अगर सिर्फ एक हो, कोई एक आदमी हो, तो उसका रिलेशन किससे होगा? किसी से नहीं होगा। तो रिलेशन की बात जब भी करेंगे तो मिनिमम हमको 2 एलिमेंट्स चाहिए, मतलब कि हमको ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट चाहिए, मुझे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट चाहिए, तभी तो हम बताएंगे ए इज रिलेटेड टू बी बाई सम पर्टिकुलर रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक है, रिलेशन तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम बात करें तो आपने क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़ रखी होगी, आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी। तो अगर हम सेट की बात करें तो सेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम सेट की बात करें तो हमने एक सेट ए लिया, ठीक है, हमने एक सेट ए लिया और सेट इज़ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो सेट बी लिया जो कि 4 and 5 है, ठीक है। तो दीज आर टू कॉल्ड द सेट, ठीक है, इनको सेट बोलेंगे। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो अगर मैं ए क्रॉस बी लूँ, तो जब मैं ए क्रॉस बी लूँगा तो आपको पता है ए मीन्स पहला एलिमेंट 1, तो 1, 4, 1, 5, ठीक है, एंड 2, 4, 2, 5 एंड फिर 3, 4 एंड 3, 5। आपके पास क्या है? 2 सेट है, दोनों सेट का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट मिलने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं। हमें रिलेशन पढ़ना है बट रिलेशन तक पहुँचने के पहले हमें सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे। और यहाँ पे ऑर्डर इज मैटर, जो ऑर्डर है ना, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ से 4, 1, ठीक है, फिर 4, 2, फिर 4, 3 और फिर 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3 ऐसे लिखूँगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट 1, 4 है, यहाँ पे 4, 1 है। अगर आपको ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा, आपको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कॉमा डी दे रखा है, इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है हमने सेट पढ़ा, सेट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, अब इनके बीच हम रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी ये सब हमको बस क्लास 11 की छोटी सी बातें हैं, इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए समझना जरूरी है। अब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आ गया। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट मिलने के बाद अब हम क्या बता सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके पास n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपके पास m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना आएगा? n क्रॉस m आएगा, मतलब n इंटू m। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 आपके पास एलिमेंट है, यहाँ पे 4 और 5 है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 3 इंटू 2 डैट इज 6 एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ये भी छोटी सी बात थी, क्लास 11th में इसको पढ़ लेना था हम लोग को। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1, 4 के 1, 5 है और 2, 4 यहाँ पे रिलेशन में अगर ढूंढूँ तो यहाँ पे अब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि रिलेशन आर is nothing but it is a proper subset of A cross B,
ठीक है। अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, इफ़ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, then the relation R is defined as subset of A cross B, that is R is a subset of A cross B। अच्छा, अभी जो है एक सबसेट एक वर्ड आया, तो सबसेट से अगर मैं देखूं तो आपके पास मान लो एक सेट A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं सबसेट की बात करूं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आपको सबसेट की डिफिनेशन पता थी कि 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, इस पर्टिकुलर सेट में। तो यहाँ पे A के जो कितने सबसेट होंगे, जिसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 to the power 3, डेट इज 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम A क्रॉस B की बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट A है जिसमें आपके पास 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और दूसरा सेट B है जिसमें आपके पास 4 और 5 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं A क्रॉस B लिखा तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब इसके कितने रिलेशन बनेंगे अगर इसकी हम बात करेंगे, तो जितने इसके सबसेट होंगे, ठीक है, all the subsets of A cross B show a relation। तो कितने सबसेट बनेंगे A क्रॉस B में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट, मतलब 6 ऑर्डर पर एलिमेंट है, तो इसके जो रिलेशन होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो कितने होंगे, 2 to the power 6, that is 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज 2 to the power 6, 64। यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला भी आता है, एक फॉर्मूला आता है कि इफ A मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू M एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू N, देन number of relation from A to B is equal to 2 to the power m into n, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अभी देखो फिलहाल अभी रिलेशन बताएंगे कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने ये बताया कि रिलेशन तक पहुंचने के लिए आपको सेट के बारे में नॉलेज पता होना चाहिए था। अब जो है सेट जो होता है वो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपने सेट ए लिया और सेट ए में 3 एलिमेंट्स लिया 1 2 3, आपने सेट बी लिया इसमें 4 5 लिया, आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी बनाया 1 का 4 ये आपको ऑर्डर पेयर एलिमेंट मिल गए। अब रिलेशन क्या है, इसका पर्टिकुलर जो है एक सबसेट होगा। अच्छा, इस पूरे सेट के ए क्रॉस बी के कितने सारे सबसेट्स बनेंगे, तो 2 पे पावर 6 बाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला 2 टू पावर 6, तो 2 टू पावर 6 दैट इज 64। तो यहाँ पे 64 रिलेशंस बनेंगे, इस ए क्रॉस बी से 64 रिलेशन बनेंगे। अच्छा, कुछ रिलेशन को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे रिलेशन बन सकते हैं, तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ रिलेशन को हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ठीक है, हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया, अब जो है हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं। चलो देखते हैं एक रिलेशन R। हमने R एक रिलेशन डिफाइन किया कि A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, B इज ग्रेटर देन A, मतलब कि जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड कंपोनेंट है, वो फर्स्ट कंपोनेंट से बड़ा है। तो आपको जो रिलेशन R मिलने वाला है उसमें कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, देखिए यहाँ पर B बड़ा है A से, B बड़ा है A से, B बड़ा है A से, मतलब जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ देख रहे हैं सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 1,4 1,5, ठीक है, और 2,4 2,5, फिर 3,4 और 3,5,
ये एक रिलेशन क्रिएट होगा। अच्छा, आपको पता है जो R है वो इतने सारे एलिमेंट को टेकअप किया हुआ है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसमें आए। तो आपको एक चीज़ और पता है कि every set is subset of itself, every set is subset of itself। तो यहाँ पे जो आपका सेट है वो खुद का सबसेट हो गया। तो पहला रिलेशन आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर मान लो मैंने एक जो है R2 डिफाइन किया, R2 इज इन सच ए वे दैट A, B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। एंड ये एक रूल फॉलो करेंगे कि B इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, B इज इक्वल टू आपने ले लिया A+3, ठीक है, आपने एक रूल डिफाइन कर लिया। तो R2 में जो एलिमेंट R2 में जाएंगे, अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं A की वैल्यू अगर 1 रखूं, इफ़ आई पुट हियर A इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू क्या मिलेगी 1+3 दैट इज 4, तो 1,4 आ जाएगा, यहाँ से 1,4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 रख दूँ, A की वैल्यू 2 रखूँ, तो 2+3 दैट इज 5, तो 2,5 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू 3 रखूँ तो B की वैल्यू 6 मिलेगी, बट यहाँ पे B में जो है 4, 5, 6 है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो R2 जो सेकेंड रिलेशन मिला कुछ इस टाइप का मिलेगा। अच्छा, मान लो मैं एक और रिलेशन R3 डिफाइन करता हूँ, ये R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर और देखो यहाँ पे जो आपको R2 मिला है, R2 में 2 एलिमेंट हैं और इस बड़े वाले सेट से ही 2 एलिमेंट लिए गए हैं। तो जो R2 है, R2 इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पे जो R मिला है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, अगर मैं R3 डिफाइन करूँ कुछ इस तरीके से कि A, B सच डैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है, और मैं B इज इक्वल टू लिख दूँ कि A प्लस, वहाँ पर मैंने 3 लिखा था, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ A प्लस सिर्फ 1 लिख दूँ। तो यहाँ से देखो R3 में कौन कौन सा एलिमेंट जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूँ सिर्फ, तो अगर मैं A की वैल्यू 1 लिखूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं A की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं A की वैल्यू 1 लिखूँ तो मुझे B की वैल्यू 2 मिलेगा। तो 1,2 जो है इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। फिर अगर मैं A की वैल्यू 2 रखूँ, ठीक है, तो B की वैल्यू 3 मिलेगा। तो 2,3 भी कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको बिठा देंगे। अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ, ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,4, तो 3,4। अब 3,4 जो है आपको यहाँ पे 3,4 दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3,4। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो 4,5, अगर मैं यहाँ पे मान लो 4 रखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4,5, ठीक है, आना चाहिए। बट ये जो पहली चॉइसेस है, पहला जो कंपोनेंट है 4, तो A में 1, 2, 3 सिर्फ है, 4 है नहीं, तो यहाँ पे जो है केवल 3,4 आएगा। आप अगर 4,5 लिखते हो तो ये एक मिस्टेक होगा, क्योंकि 4 जो है फर्स्ट जो एलिमेंट है वो A जो है A से आ रहा है और A में सिर्फ 1, 2, 3 है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो R3 मिलेगा, R3 में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, एक ऑर्डर पे रहेगा। फिर भी जो R3 है ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि मैंने जो है 1, 2 और 3 रिलेशन मैंने डिफाइन किया, और टोटल कितने रिलेशन बनेंगे 2 to the power 6 दैट इज 64 रिलेशन बनेंगे। इस पर्टिकुलर सेट से टोटल जो है 64 रिलेशन बनेंगे। हमने 3 तो यहाँ दिखा दिया, बाकी जो है और भी बनेंगे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमने काउंटिंग कर रखा है। अगर इतना बनाए तो सुबह हो जाएगा, फिर भी हम लोग इसको रात से सुबह, सुबह से शाम हो जाएगा, बट पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल जो है अभी सिर्फ एक कॉन्क्लूजन निकलता है कि जो रिलेशन होता है किसी भी एक सेट से दूसरे सेट पे, तो रिलेशन इज नथिंग बट रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर क्या, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर दो सेट के बीच में रिलेशन निकालना है, दोनों सेट का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जितना भी सबसेट बन सकता है, वॉट एवर, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100, 200, 300, जितना भी सबसेट बनेगा, सारे के सारे सबसेट एक पर्टिकुलर रिलेशन को शो करेंगे। मतलब कि रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जहाँ पे A और B आपको दो सेट के बीच में रिलेशन बताना है। अगर यहाँ पे हम बात करें
थोड़ा सा नोटेशन की बात करें तो अगर मान लो मैंने बोला कि 1 इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन टू 4, मतलब कि एक जो है 4 से R2 के थ्रू रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 2 जो है वो 5 से इस R2 रिलेशन के अंतर्गत जो है संबंधित है या रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे R3 की बात करें तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 इज रिलेटेड टू 4 बाई R3, दिस रिलेशन R3। 3 जो है 4 से रिलेटेड है रिलेशन R3 से, और R3 आपने ऐसे डिफाइन कर रखा है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1 इज रिलेटेड टू 4 बाई R1 ऐसे डिफाइन है। तो ये नोटेशन का जो है, ये जो हमने बताया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 4 बाई रिलेशन R1। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 इज लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 5 बाई R1। तो ये जो है नोटेशन का तरीका है कि आपका जो पहला कंपोनेंट है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू सेकंड कंपोनेंट बाय द रिलेशन R2 यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये जो है नोटेशन का तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी देखो एक चीज़ और, रिलेशन में एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ। रिलेशन में एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको कुछ इस तरीके से भी डायग्राम बना के देता है। जैसे जो पहला कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पहला कंपोनेंट, ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन सेट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज डोमेन एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट के दो इमेज हैं, एक से ज़्यादा इमेज है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया 4 5। तो 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। फिर 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 5 भी है। 3 का इमेज 4 भी है, 3 का इमेज 5 भी है। मतलब कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेजेस मिल रहे हैं। और अगर जो है डोमेन का जो है, अगर आपने डोमेन का वन एलिमेंट आपने चूज किया और को डोमेन में, ठीक है, ठीक है, मोर देन वन इमेज मिले, तो ये इंप्लाइज करेगा वनली रिलेशन नॉट अ फंक्शन। यहीं से फंक्शन की कहानी स्टार्ट होती है। जैसे मान लो अगर मैं एक वेन डायग्राम बना दूँ ऐसे, अगर मैं ऐसे एक वेन डायग्राम बना दूँ, यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिया, तो अगर मैं ऐसे ऐसे और ऐसे कर दूँ, तो ये जो आपको वेन डायग्राम दिखेगा, ये जो है शो अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। ये सिर्फ एक रिलेशन को शो करेगा, ना कि फंक्शन को। तो अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, रिलेशन की जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रिलेशन को हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन की कहानी, जिसमें डोमेन के एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1 में। तो यहाँ से जो है अब थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेशन की बात हो गई तो फंक्शन की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर बात करेंगे फंक्शन की, तो फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन इज अ रूल which defines each and every
element, each and every element of domain to a single element of कोडोमेन। मतलब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन एक रूल है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट कोडोमेन से ऐड करता है। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, ठीक है, और हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने 2x डिफाइन कर दिया। ये जो है डोमेन सेट हो गया और ये कोडोमेन सेट हो गया, ठीक है, ये कोडोमेन सेट हो गया, ये डोमेन सेट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी बाई दिस रूल, 2 इंटू 1 डेट इज 2, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 डेट इज 4, f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगी आपको 6, एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आएगी आपको 8 आएगी, f ऑफ 5 इज इक्वल टू आपको 10 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपने यहाँ पे डोमेन सेट नेचुरल नंबर लिया और यहाँ पे आपने कोडोमेन सेट भी नेचुरल नंबर लिया। ये डोमेन सेट नेचुरल नंबर हो गया, कोडोमेन। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू किस तरीके से डिफाइन है 2x, आपने 2x लिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। तो 1 का इमेज तो 1 पे जाएगा, सॉरी 1 का इमेज 2 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x डिफाइन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 1 गोज टू 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि फंक्शन की डिफिनीशन ही बोलती है कि फंक्शन एक रूल है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट, मतलब कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज मिलेगा, सबका इमेज मिलेगा, ठीक है। और कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि इधर एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इधर जितने भी लोग हैं सभी का इमेज मिलना चाहिए, सभी का इमेज मिलना चाहिए, बट इधर जो है कुछ के अगर प्री इमेज ना मिले तभी काम चलेगा, ठीक है। फिलहाल फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन इज रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब कि फंक्शन एक नियम है, रूल है, कायदा है, कानून है जो कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को कोडोमेन के एक सिंगल एलिमेंट से जोड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक का जो है रिलेशन, यहाँ पर जो 1 है इसका 2 जगह अगर जो है कनेक्शन हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, फिर ये रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ का एक नंबर का रिलेशन इधर सिर्फ एक नंबर से होना चाहिए, ये आपका फंक्शन बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डोमेन की बात करें तो अगर जो है थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा सपोज कर लें कि यहाँ पे मान लो हमने फंक्शन जो है ऐसे कुछ एक फंक्शन बना लिया, एक मशीन बना लिया, यहाँ पे हमने f लिख दिया और यहाँ पे हमने इनपुट यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट दिया और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो फंक्शन इज अ मशीन, दूसरी डिफिनेशन ये बोलती है कि फंक्शन इज अ मशीन विच गिव्स यूनिक आउटपुट रिगार्डिंग टू ईच इनपुट। मतलब कि प्रत्येक इनपुट के अलोंग एक आउटपुट मिलेगा। तो जो इनपुट सेट होता है इसे हम बोलते हैं डोमेन सेट, जो इनपुट सेट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन सेट। आउटपुट जहाँ मिलता है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन, आउटपुट जहाँ जमा होता है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। और जो बेसिकली जो आउटपुट होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा रेंज। अब रेंज क्या होता है, तो रेंज क्या होता है इसको समझ लीजिए। रेंज इज यहाँ पे लिख लेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का वे एलिमेंट, दोज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन whose pre-image exist in domain set is called range of
फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपने डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन और रिलेशन ये सारी बातों को समझ रखा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर यू हैव टू सेट्स, टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी, जिनके बीच का रिलेशन बताना होता है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो वहाँ पर डोमेन के एक एलिमेंट का को डोमेन में एक से ज़्यादा इमेज मिल सकता है, बल्कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो डोमेन के एक एलिमेंट का को डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रखा है। तो अगर जो है हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज रूल विच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ को डोमेन। फंक्शन एक रूल होता है, एक नियम होता है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट, मतलब कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट से रिलेशन बनाता है। ठीक है, को डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट से रिलेशन बनाता है। यहाँ पर को डोमेन के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज डोमेन एग्जिस्ट करता है उसे हम रेंज सेट बोलते हैं। मतलब कि को डोमेन के वो एलिमेंट, को डोमेन के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज डोमेन में है उसे हम रेंज सेट बोलते हैं। यहाँ से आप एक बात कर सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, और यही जब हम ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन जो हम पढ़ेंगे, तो टाइप ऑफ फंक्शन में हम जो है वन वन की बात करेंगे, वन वन की बात करेंगे, ऑनटो की बात करेंगे, मेनी वन की बात करेंगे, वन वन ऑनटो बोथ की बात करेंगे। तो जब ऑनटो फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे, तो ऑनटो फंक्शन में क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है। बस इतनी छोटी सी बात है। उम्मीद करते हैं आपको रिलेशन और फंक्शन कुछ कुछ समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके पुनः देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप आता है उसे हम बोलते हैं, फिलहाल आप टाइप ऑफ रिलेशन तो कई सारे हैं बट आपके सिलेबस में जो है वो है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, सिमेट्री। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है, इफ ऑल थ्री सेटिस्फाइड simultaneously, then relation is called equivalence relation। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये आपको आगे जो है जेईई के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको 12th लेवल तक जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं बस मैं उनको बताऊंगा। अगर जो है आपको जेईई की वीडियो देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने रिलेशन फंक्शन को जेईई के लेवल तक का पढ़ाया है और उसमें क्वेश्चन भी मैंने जेईई के लेवल तक का टच किया है और आपको समझाया भी है। ठीक है, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपने जेईई के भी रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिलेशन आपको दिया हो, अगर कोई आपको रिलेशन दिया हो और उस रिलेशन आर में, ठीक है, ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आपका सेट जो ए दिया है। ठीक है, मान लो आपके पास जो रिलेशन है वो एक सेट से उसी सेट पर डिफाइन है। ठीक है, ठीक है, रिलेशन जो डिफाइन है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो प्रत्येक ए के लिए अगर ए कॉमा ए मिल जाए, जैसे मान लो हमने क्या किया कि एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2
3, ठीक है। तो अगर मुझे एक ऐसा रिलेशन मिले जिसमें 1,1 भी हो, 2,2 भी हो और 3,3 भी हो, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर केवल 1,1, 2,2, 3,3 हो तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। बट अगर ये सारे अवेलेबल हों और इसके साथ जो है 1, 2 भी आ जाए, 2, 1 भी आ जाए, तो हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हुई कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन। देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो अगर आपके पास मान लो कोई एक रिलेशन R है जो कि सेट A से A पर डिफाइन है, तो R इज अ सबसेट ऑफ A का से। अब यहाँ पर A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए A, A वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके इस रिलेशन को हम बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। तब जाके इस रिलेशन R को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और एक चीज़ और बीच में आ जाती है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A 1,1, 2,2, 3,3 मिलता है, तो अगर सिर्फ इतना रहेगा, अगर सिर्फ इतना मिलता है तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। बट अगर आइडेंटिटी रिलेशन तो मिल ही रहा है बट इससे कुछ ज़्यादा भी है, तब भी हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हमेशा होता है, बट रिफ्लेक्सिव कुछ ज़्यादा भी अगर एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी वाले एलिमेंट हो ही हो और कुछ ज़्यादा भी आ जाए, तब भी हम बोलते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका खुद के साथ जो है रिलेशन होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। अब जो है हम सिमेट्री की बात करेंगे। तो अगर हम सिमेट्री रिलेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सिमेट्री रिलेशन की बात करें तो सिमेट्री रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई एक रिलेशन R ऐसा मिल रहा है जिस रिलेशन में आपको A, B टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, A, B टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको B, A भी मिलना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब जो है ट्रांजिटिव की बात करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन A है जिसमें A, B है, ठीक है, और B, A भी मिल रहा है, ठीक है, A, B है और B, मान लो B, C मिल रहा है। तो अगर A, B है और B, C है तो आपको यहाँ पे C, A भी मिलना चाहिए, तब जाके बोलेंगे आप ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। A, B है, B, C है और C, A मिल जाता है, तब बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सिमेट्री का मतलब कि अगर मान लो 1, 2 आपको रिलेशन में मिल रहा है, अगर किसी रिलेशन में 1, 2 मिल रहा है तो आपको 2, 1 भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें तो मान लो आपको 1, 2 मिल रहा है, आपको यहाँ पे 2, 3 मिल रहा है, तो आपको 1, 3 भी मिलना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर तब जाके बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब कि 1, 2 है तो 2, 1 भी मिलना चाहिए, ट्रांजिटिव का मतलब कि 1, 2 है, 2, 3 है तो आपको 1, 3 भी मिलना चाहिए। तो ये हो गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों के तीनों एक साथ आने चाहिए। अब हम कुछ जो है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में दे रखा है, जहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 दे रखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आपको बताना है सिमेट्रिक, और आपको बताना है ट्रांजिटिव। बताना है कौन कौन से क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू 14, ठीक है, और डिफाइंड एज
डिफाइंड एज आर इक्वल्स x comma y such that 3x minus y is equal to 0। आपको ऐसा दे रखा है। अब बताना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे। तो आपको सोल्यूशन में सबसे पहले क्या है, गिवन डेट a इज इक्वल टू वॉट 1 2 3 4 5 अप टू 14। यहाँ पे जो रिलेशन r दिया है, r इज इक्वल टू वॉट x कमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को अगर मैं लिखूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे आपको रिलेशन में इस r में क्या क्या आने वाला है। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ, ठीक है, x की जगह मैं 1 रखूँ, x की जगह मैं 1 रखा तो y की जगह 3 इंटू 1 डैट इज 3 मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो 3 2 6 मिल जाएगा। x की जगह 3 रखूँ तो 3 3 9 मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह 4 रखूँ तो 4 3 12 मिल जाएगा। अगर मैं x की जगह 5 रखूँ तो यहाँ पर y की जगह 15 मिल जाएगा। बट 1 मिनट, आपको जो x y की चॉइसेस है a से आ रही है, यहाँ 14 तक ही दिया है तो ये 15 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा सेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो जो रिलेशन आपको r मिला, इस r में 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। तो यहाँ पर देखो जो रिफ्लेक्सिव होता है, हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव में कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए, a कॉमा a टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर r में 1 कॉमा 1 नहीं है, 2 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 3 नहीं है, 4 कॉमा 4 नहीं है। तो इस r को हम क्या बोल सकते हैं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे लिख सकते हैं कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव as it has not the element of type 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम सिमेट्री की बात करें तो मैंने बताया कि सिमेट्री में क्या है, अगर आपको मान लो यहाँ पे 1 3 दिया है तो कहीं ना कहीं 3 1 मिलना चाहिए। तो 1 3 तो है बट 3 1 नहीं है, तो सिमेट्री भी नहीं है। तो आप लिखेंगे कि r इज नॉट सिमेट्री, r मीन्स दिस रिलेशन, r इज नॉट symmetric as we have 1 comma 3 belongs to r but 3 comma 1 doesn't belong to r, ठीक है। अब जो है ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो लिखेंगे r इज नॉट ट्रांजिटिव एज, देखो आपके पास क्या है 1 कमा 3 है एंड 3 कमा 9 है, बोथ बिलोंग्स टू r, बट आपको 1 3 या 3 9 है तो 1 कमा 9 भी मिलना चाहिए जो कि r में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन r दिया हुआ है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड को करते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें, तो क्वेश्चन सेकंड आपको दे रखा है व्हाट कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
नंबर डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है, r इज इक्वल टू डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कामा y सच डैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। आपको x पर रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, x इज लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अगर रिलेशन r को क्रिएट करना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन दैट r इज इक्वल टू व्हाट x कामा y सच डैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x जो है 4 से छोटा है। तो ये जो रिलेशन आपका r क्रिएट होगा ये किस तरीके का होगा, आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेगी तो आपको 1 प्लस 5 y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। आपने x की वैल्यू अगर 2 रखी तो 2 प्लस 5 डेट इज 7 मिल जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 3 रखी तो 3 प्लस 5 डेट इज 8 मिल जाएगा। x की वैल्यू 4 रख नहीं सकते हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है, तो आपको जो रिलेशन r मिलेगा 162738 मिलेगा, ठीक है। अब फिर आप बताएंगे कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव as it not contain element of type 1, 1, 2, 2 and so on, ठीक है। फिर लिखेंगे r is not symmetric, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 6 है, एज 1, 6 बिलोंग्स टू r बट 6, 1 डजेंट बिलोंग्स टू r मीन्स रिलेशन। आप लिखेंगे r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1, 6 तो r में बिलोंग कर रहा है, बट 6 से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 1, 6 और 2, 7, 3, 8 बस यही 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी आपका फेल कर जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अभी जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम और आगे के हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज तक इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन।